बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या आज हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब रात गए तक सारे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ जो चीज़ें मुझे पता चली हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात तय थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ, और असद कैसर साहब की सरबराही में एक वफ़द जाना था जिसने मुलाकात करनी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से। गालिबन बैरिस्टर गौर साहब वगैरह बाकी सारे भी थे इसमें। तो इसने मुलाकात करनी थी रात 9 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन इनको आगाह कर दिया गया जब ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे तो इनको बताया गया कि जी आप मिलने के लिए ना आए। वजह यह है कि हुकूमती वफ़द आया हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बात, तो एक फैक्ट तो आप ये ध्यान में रखें। और फिर ये बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपसे कल मुलाकात करेंगे, यानी आज के दिन में मुलाकात कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या हुकूमत आज आइनी तरमीम लाने जा रही है, तो ये क्लेम ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। हुआ ये है कि आज क्योंकि हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन जो है पार्लियामेंट की छुट्टी होती है, नॉर्मली यहाँ पे सेशन नहीं चल रहा होता, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी जब कोई काम करना हो तो फिर तो असम्बली का सेशन आ भी जाता है। आपको याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो उस दिन भी ऐसी सूरत हाल थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लेम किया कि तो छुट्टी वाले दिन जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, फिर सेनेट का इजलास भी बुलाया गया। तो एक तो आप इस बात को अपने जहन में रखें कि अगर तो कोई आइनी तरमीम लानी है फौरी तौर पे, तो ये दो ऊपर नीचे सेशन आ रहे हैं, इनमें हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन क्या इतनी उजलत में आइनी तरमीम आ सकती है, तो माजी में ऐसा हमने नहीं देखा कि हुआ हो। 2/3 अक्सरियत इकट्ठी करना फिर एक आइनी तरमीम को लेकर आना, ये नॉर्मली एक लेंथी प्रोसेस रहा है। इसकी डिबेट्स होती हैं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है, उसके बाद एक एक शिक के ऊपर फिर जाके ये आइनी तरमीम होती है। कोई आसान चीज़ नहीं है। जो लॉ मेकर्स हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं, लेजिस्लेचर्स जो हैं जिनको आप MNAs कहते हैं या सेनेटर्स कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बहुत अजीब है, सियासी तारीख बहुत ही अजीब है। ये चीज़ें अचानक भी हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि जनाब हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये क्लेम किया कि हम आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। जबकि वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने ऐसी किसी चीज़ से लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी नहीं, आइनी तरमीम हुकूमत आज के दिन में नहीं ला रही। कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी नहीं पता कि आइनी तरमीम हुकूमत आज ला सकती है या नहीं। जो एजेंडा आया कौमी असम्बली का, उसके अंदर तो आइनी तरमीम का जिक्र नहीं है। लेकिन देखिए बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि एजेंडे पे कोई और चीज़ थी और उस दिन जो है वो अचानक तब्दीली करके कोई और चीज़ सामने आ गई। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, स्पीकर इसको कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रब्ता किया है। चंद राब्ते मैं आपको बता देता हूँ। एक, उन्होंने कोशिश की कि कामिल अली आगा साहब से रब्ता हो, और इस बारे में उन्होंने परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि कामिल अली आगा एक सेनेटर है और वो परवेज़ इलाही के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू चौधरी शुजात हुसैन, तो वो इधर खड़े हो जाएं। लेकिन वो अकेला सेनेटर है काफ लीग का, मुस्लिम लीग काफ का। तो अब देखें कामिल अली आगा साहब कहाँ जाते हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि कामिल अली आगा साहब शायद हुकूमत वाले कैंप में चले जाएं। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब से रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और बार बार रब्ता किया। तो अख्तर मेंगल साहब के पास 2 सेनेटर्स हैं, और जो उनमें एक है वो आज़ाद खातून है नसीमा साहिबा, और एक वकार साहब हैं। ये दोनों सेनेटर अख्तर मेंगल साहब के से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी पार्टी के हैं। तो इन 2 सेनेटर्स के बारे में अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी मैं तो आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैंने इनको मना किया है और मैंने इन पर पूरा दबाव डाला। उन्होंने मुझे यकीन भी दिलाया कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ये भी कहा गया कि एक की जो कोई अलॉटमेंट की ज़मीन है वो कैंसिल की जा रही है, दूसरे की कराची में घर के ऊपर थ्रेट किया जा रहा है, और इन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है दोनों सेनेटर्स को। तो जो सेनेटर्स हैं वो भी ज़रा ख़तरे में हैं। इस तरफ भी 58 की तादाद जो है वो हुकूमत के पास है ANP को मिला के, क्योंकि जरदारी साहब के इशाइये में भी शामिल थे। तो ऐसा लगता है कि ML वली खान साहब और उनकी जमात जो है वो अपने 3 सेनेटर्स के साथ हुकूमत के साथ जाएगी। MQM भी उधर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उधर है, कुछ आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा जैसे मोहसिन नकवी जैसे 1-2 और हैं, ये सारे उधर ही हैं। तो अगर आप ये सारे इकट्ठे कर लें तो आपको पता चलता है कि 58 की तादाद हुकूमत के पास अपनी है। इनको 64 की तादाद चाहिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इनको 6 मज़ीद सेनेटर चाहिए। 58 इनके पास हैं। अब 5 फजलुर रहमान साहब के पास हैं, एक जो है कामिल अली आगा साहब, इनको मिलते हैं तो ये 59 हो जाते हैं। 2 अगर इनको मिल जाते हैं
सेनेटर्स अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के, तो ये फिर हो जाते हैं 61। फिर भी फजलुर रहमान साहब की इनको ज़रूरत पड़ेगी। फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, और ये बात उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने ओपनली, उनके लोगों ने ये बात की है। उन्होंने कहा जी हमारे 2 सेनेटर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। लेकिन देखें, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है, अगर फजलुर रहमान साहब की जो सेनेट के अंदर पार्लिमानी पार्टी है उसके लीडर, और वो एक लेटर आया भी हुआ है मार्केट में, खबरों के अंदर आया हुआ है, वो अगर लिख कर दे देते हैं कि कोई भी सेनेटर वोट नहीं डालेगा, तो फिर जो डालेगा उसकी सेनेट की सीट भी जाएगी और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पुराने फैसले के मुताबिक। ये जो फैसला आया था 2022 में, तो इसको आप ज़रा क्लियर कर लें कि फजलुर रहमान साहब ने फिर भी कहा कि मेरे 2 सेनेटर हैं वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो कर भी सकते हैं। तो एक आधे वोट का फ़र्क है सेनेट के अंदर। अगर फजलुर रहमान साहब साथ दें हुकूमत का, तो फिर उनके नंबर पूरे हो जाते हैं। कौमी असम्बली के अंदर सिचुएशन क्या है? कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर मुमकिन नहीं है अभी तक। 1 सीट और जीत ली है हुकूमत ने धांधली करके। जनूबी पंजाब में अभी पीपल्स पार्टी को जितवाई गई है वो सीट, बड़े लंबे मार्जिन से। अब तो मार्जिन भी बहुत लंबे होते हैं, अब तो फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 भी तैयार करवाया जाता है पहले से ही। तो सबको पता था कि क्या होगा इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन को भी पता था, सबको पता था। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को जिताया गया, तो 1 सीट इनके पास और आ गई। अब वो अगर सीट का इलेक्शन कमीशन जो है रिजल्ट जारी कर दे, उसके बाद वो नोटिफाई हो जाए, तो वहाँ से 1 सीट इनकी बढ़ भी जाएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। फिर भी कर आके अगर नंबर पूरे भी करें, फजलुर रहमान साहब के 8 बंदे भी इनके साथ मिल जाएं, फिर भी इनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ के नाम सामने आ रहे थे कि ये वो लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे रियाज फतेहाना, फिर पता चला वो पाकिस्तान में नहीं है, क्लेम किया गया। कुछ लोग कह रहे थे जी कि जो बलोच साहब अगवा हुए हैं उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में भी अजीब अजीब बातें आ रही हैं सामने। फिर कुछ लोग मुबारक ज़ेब साहब के बारे में कह रहे थे। मुबारक ज़ेब साहब बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अपने इलाके के लोगों से उनके मफाद में फ़ैसला करूँगा, उनसे मशवरा करूँगा, मैं इमरान खान का साथी हूँ। लेकिन वो कैटेगोरिकली उन्होंने ये जुमला नहीं कहा कि मैं किसी भी आइनी तरमीम के हक़ में कभी वोट नहीं डालूँगा, ऐसा कैटेगोरिकली उन्होंने नहीं कहा। वो गोल मोल बात करते हैं, लेकिन हुकूमत से कहते हैं कि मुझे हक़ दो। मेरे ख्याल में वो इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा दबाव डालने के लिए सूबाई हुकूमत के ऊपर कि उनको फ़ंड शंड मिल जाएँ, ज़रा वो अपने इलाके के अंदर थोड़ी फंडिंग शंडिंग हो जाए, उनको बोरियों का मुंह खुल जाए। थोड़ा सा ये होता है तमाम MNAs को कि जनाब मेरे इलाके में फ़ंड आ जाए, मैं काम शाम कराऊँगा, मेरा नाम बन जाए, या को मैं मनसूबे वगैरह ले लूँ, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन वो इस मौके को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं अपने इलाके के मफाद में फ़ायदे में करूँगा, हुकूमत मेरे साथ ज़्यादती ना करे। लेकिन कैटेगोरिकली वो ये नहीं कह रहे कि मैं किसी सूरत भी इस हुकूमत की आइनी तरमीम के अंदर वोट कभी नहीं डालूँगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। कुछ और लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। साहबजादा फैमिली जो है, जो जंग से हैं, अमीर सुल्तान साहब और महबूब सुल्तान साहब, इनका कोई लोग नाम ले रहे थे। तो अभी उनके कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि वो तो पाकिस्तान में नहीं है और वो कुछ जल्दी आ भी नहीं रहे, उनका ये बकौल, उनका ये कहना था। तो अब मामला ये है कि क्या आज कानून साजी हो सकती है और क्या फजलुर रहमान साहब वोट हक में डालेंगे? तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो ये है कि 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग है कि अगर आज कानून साजी होती है या आइनी तरमीम होती है तो हमें करना क्या है। 2 ऑप्शन है, या तो वहाँ पे शोर मचाएं, एक्सपोज करें, या फिर बाइकआउट करके इस सिस्टम का हिस्सा ना बने और वो ये कहेंगे जी हम इसका हिस्सा ही नहीं बनते, हम यहाँ से निकल कर बाहर जा रहे हैं। 3 बजे इजलास शुरू किया जा रहा है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो करने की कोशिश की जाएगी, इससे पहले आप ये देख लेंगे फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ में जो थोड़ा ट्विस्ट आया वो है क्या। नंबर 1, फजलुर रहमान साहब पहले ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 पे बनी हुई जाली असम्बली है, ये जाली मैंडेट वाली असम्बली है, ये असम्बली लेजिटिमेट है ही नहीं। लेकिन फिर हमने देखा थोड़े दिन पहले फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब फॉर्म 45 और 47 वाला ही मामला चलेगा, अब ये असम्बली यही चलेगी। यानी उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया कि ठीक है यार, जैसी भी है, झूठी है, सच्ची है, ये असम्बली अब चलनी है। वो जो नए इलेक्शंस का वो बार बार कहते थे, दावा करते थे और वो कहते थे होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं कहा। तो क्या एक ऐसी असम्बली जिसका मैंडेट जाली है उसको आइनी तरमीम करनी चाहिए और फजलुर रहमान साहब को उस तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए? तो यहां फजलुर रहमान साहब ने एक शिफ्ट थोड़ा सा चेंज किया अपना गियर। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने एक्सटेंशन के ऊपर तो ना बोली है, लेकिन अदलिया में इस्लाहात के ऊपर उन्होंने ना नहीं बोली। यानी एक जाली मैंडेट वाली भी अगर हुकूमत या असम्बली अदलिया में इस्लाहात लेकर आती है अपने फ़ायदे के लिए,
तो फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब वोट डालेंगे, अभी मैं ये नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होनी है। चंद घंटे में खबर आती है फजलुर रहमान साहब उधर वोट डाल रहे हैं, चंद घंटे में आती है कि नहीं डाल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे MNAs हैं जिनकी इज्जत इस बात पर टिकी हुई है कि फजलुर रहमान साहब वोट डाल दें तो उनकी इज्जत बच जाती है। अगर फजलुर रहमान साहब ने नहीं डाला तो फिर इनको डालना पड़ जाएगा वोट, और जब ये वोट डालेंगे तो इनकी सियासत, इनकी इज्जत, ये इसका क्या बनेगा ये मैं नहीं जानता। क्योंकि हल्के के अंदर लोग बहुत गुस्से में, और लोगों ने एक ही बात करके वोट दिया था कि आपने इमरान खान का साथ देना है, उसको नहीं छोड़ना, वोट हम आपको दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये मुझे सारे MNAs ने बताई ये बात। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो आईनी तरमीम है इसको अभी तक खुफिया रखा गया है, अभी इसके सारे मंदरजात सबके सामने नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम किस चीज़ के ऊपर होने जा रही है, हमने खबरों में ही सुना है, या कोई वजीरों के मुंह से सुन लिया, या कोई इधर से उधर से कोई खबर निकल के आ गई। हमें अभी तक कोई मुसवदा या कोई पेपर या कोई चीज़ या कोई आउटलाइन इसकी नहीं मिली। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, अब तक जो दावे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अभी तक कौन कौन सी चीज़ें इसमें सामने आई। नंबर 1, काजी फायद ईसा साहब की सबसे पहले तो कोशिश ये है कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, और वो ये ऐसे हो सकती है कि काजी साहब ने कहा जी मुझे अकेले को एक्सटेंशन आप ना दें, अगर आपने कुछ भी करना है तो सबकी उम्र की हद बढ़ा दें, सबको मिल जाए तो मुझे भी मिल जाए। तो इसमें एक तो ये कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया साफ। फजलुर रहमान साहब अगर इस आईनी तरमीम का हिस्सा होंगे तो फिर ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर वो इस आईनी तरमीम का हिस्सा होंगे फिर कुछ और होगा। वो जो कुछ और होगा वो क्या होगा, वो जो सीनियरिटी वाली शर्त है वो उसको ख़त्म करने पर राजी है कि ऐसा कर लेते हैं कि पहले 3 या पहले 5 जजों के अंदर से हम चूज़ कर लिया करेंगे। वैसे 5 जजेस का नाम सुना जा रहा है। 5 जजेस का नाम क्यों लिया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले 3 जजेस हैं ना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याह्या अफरीदी साहब, इन तीनों के बारे में हुकूमत की राय ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने फैसला लिखा मखसूस नशिस्तों का काजी फायद ईसा साहब की राय के खिलाफ। इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये 2 जज साहिबान। तो इसमें जो नाम आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बुलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। गालिबन ये वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे इख्तलाफी नोट तफसीली फैसला आने से पहले ही लिख दिया था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद उनके लिए ये किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब ये शर्त ख़त्म कर दी जाए सीनियरिटी वाली, और फिर उनको लगाया जाए। फिर एक इसके अंदर बताया जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल वाला मामला कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी आईनी तरमीम हो जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की फिर बाद में कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आज़ाद उम्मीदवारों वाला मामला, जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त भी मौजूद हैं, उनके मामले के अंदर एक जो है वो आईनी तरमीम कर दी जाएगी ताकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके। और दूसरा मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है उसके ऊपर भी कर दी जाएगी। एक जज की एक अदालत से दूसरे अदालत में ट्रांसफ़र का मामला जो है ये पहले नहीं होता था, इसके ऊपर भी आईनी तरमीम में गौर किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक बता रहा हूँ, अब ये होता है नहीं होता उसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो जो खबरें रिपोर्ट हुई जहाँ जहाँ से हुई वो सारी इकट्ठी करके आपको बता रहा हूँ। एक तौहीन अदालत को ख़त्म करने का हुकूमत फैसला कर रही है कि अगर हमने कोई केस आया, उसका एक फ़ैसला हुआ, हमने अमल दरामद नहीं किया तो हमें तौहीन अदालत ना लग जाए, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर चले गए थे। जजों की तकर्री का तरीक़ाकार जो है उसको भी तब्दील किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तरामीम की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसी में आ जाएगा ये सारा। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, अब तक जो जो तरमीम करने के बारे में जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा रख कर देखें तो आपको जो 4-5 चीज़ें समझ आती हैं कि मकसद क्या है इस तरमीम का, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। चंद बातों के गिर्द घूमती है ये सारी तरमीम। नंबर 1, जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या फॉर्म 47 वाली जो सीटें हैं उनको किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नंबर 2, तौहीन अदालत अगर लगती है, कोई हुकूमतूली हो गई है अदालत की, तो तौहीन अदालत से हर सूरत बचा जाए, यानी खुद भी बचें और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत से बचाया जाए। नंबर 3, इमरान खान को मज़ीद अंदर रखा जा सके। नंबर 4, मखसूस नशिस्तों और आज़ाद उम्मीदवारों को काबू किया जाए, ये जो फैसला है वो मखसूस नशिस्तों वाला, यहाँ पे इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। नंबर 5, अदलिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत की जाएगी, अदलिया से आने वाले इंसाफ पर मबनी फैसलों से ये बच सकेंगे, इनके पास इतना मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। तो एक सवाल पैदा होता है कि अब तक इस हुकूमत ने जितने भी इकदाम किए हैं, बहुत सारी अजीब चीज़ें की हैं, फॉर्म 47 से बड़ा काम तो कोई नहीं हो सकता ना। अब तो ये एक आईनी तरमीम है, और ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी हो जाएगी, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर तो आईनी तरमीम होती है, आज हो जाए, कल हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, जब भी हो जाए, ये जब भी आईनी तरमीम होती है
इसके ऊपर एक इम्पैक्ट उस तफसीली फैसले का भी आएगा जो अभी जो फुल कोर्ट बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने जारी करना है। याद रखिएगा कि 8 जजेस का जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी मौजूदगी में यह तरमीम मुतासिर हो सकती है। यानी जिन लोगों ने एफिडेविट लिखकर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें, और वो इन्होंने जाकर जमा भी करवा दिया और इनके पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, उन लोगों का वोट तो फिर काउंट ही नहीं हो सकेगा। वो तो कंसिडर किए जाएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो ये फिर रोला बन जाएगा। तो इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तों के बारे में तफसीली फैसला आना है वो इस आईनी तरमीम से अगर पहले आता है तो सिचुएशन कुछ और है, बाद में आता है तो आईनी तरमीम पे इफेक्ट भी कर सकता है। फिर दोबारा से इसके ऊपर जो है वो अब कादी फायदी साहब को अगर ये इख्तियार दे देती है तरमीम कि 3 जजेस की कमेटी बेंच नहीं बनाएगी, एक ही जज बनाएगा जो चीफ जस्टिस होगा, तो फिर कादी फायदी साहब अपनी मर्जी का बेंच भी बना सकते हैं दोबारा जब इसके ऊपर एक अपील में जाएं तो तरमीम तो लागू हो जाएगी। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो आ रहा है। लेकिन इसमें चंद सवालात मेरे ज़हन में आ रहे थे कि अब तक हुकूमत ने जो भी कोई गेम किया ना, उल्टा इनको नुकसान हुआ। और हुकूमत को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ। क्या इससे पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी? क्या इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? मुझे लगता है कि हुकूमत एक नई तहरीक को दावत दे रही है। हुकूमत ने ये खबरें तो चलवाई हैं कि मईशत दुरुस्त हो रही है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा और दर्ज किया गया है। ये मुकदमा कल दर्ज किया गया 13 सितंबर को, और मुकदमा दर्ज किया गया इस हवाले से कि उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुई थी और उस ट्वीट को लेके उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी। और दोबारा FIA वाले गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, 4 लोग। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने वकील से बात करूंगा और फिर आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक्चुअली इमरान खान साहब अपना ट्विटर खुद इस्तेमाल ही नहीं करते, तो ये केस कोई इतना तगड़ा होगा नहीं। तो मुकदमा तो उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया इमरान खान साहब के ऊपर। अब देखते हैं कि इस मुकदमे को कितना घसीटा जा सकता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को बेल मिल जाती है 9 मई के मुकदमात में तो इसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर इसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इसमें तो बाइज्जत बरी होने के इम्कानात भी हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि मामला कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक चलता है, कैसे लड़ते हैं वकला इसको। तो इमरान खान साहब के जो बाहर आने के इम्कानात हैं इस नए मुकदमे के बाद, अगर इसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो वो एक नई सिचुएशन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। वैसे भी पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अजीब किस्म का बाइकआउट किया हुआ है। हालांकि इस मीडिया को जितनी गालियां PMLN ने दी हैं और बहुत सारी जमातों ने दी हैं, बहुत सारे लोगों ने दी हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनका कभी ऐसे बाइकआउट नहीं किया। मैं वो चीज़ें गिनवाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तनकीद के ऊपर उसके कुछ लफ्ज़ बहुत सख्त थे और मुझे भी एतराज़ था चंद चीज़ों से, और मैंने उन्हें ये कहा भी था कि आपको अपने कुछ चीज़ों के ऊपर आपको चाहिए। तो आज उन्होंने उसकी वजाहत भी की कल रात को। अली अमीन गंडापुर ने कल रात को जो खबरें आई उसमें मैंने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने उसकी वजाहत भी की कि एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की और किन लोगों के लिए बात की। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में ऐसा लगता है कि एक प्लान्ड किस्म का एक बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जी करें बाइकआउट। यानी मेरी उनसे जो रात को बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी हम भी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ठीक है फिर ये बाइकआउट करें, हम फिर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिया करेंगे, हम उन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, और फिर हम इनको बुलाए नहीं करेंगे, और फिर अगर हम इनके पास इनके प्रोग्राम्स में और उनके TV पे जाना छोड़ देंगे तो फिर ये जाने और उनका काम जाने। यानी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि उनके बगैर एक बुलेटिन भी नहीं बन सकता किसी भी एक मीडिया चैनल का। तो एक तरफ मीडिया उनके साथ ये कर रहा है, तो वो अब कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रात को उनकी मीटिंग तो हुई है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं तहरीक इंसाफ वाले। तो फजलुर रहमान साहब पर डिपेंड कर रहा थी बहुत सारा कुछ, कि फजलुर रहमान साहब जो है, मैंने हमेशा कहा कि वो स्टेटस को के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन देखना होगा कि वो अपनी रवायत को तोड़ते हैं इस मरतबा या अपनी रवायत पे कायम रहते हैं। देखते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।